हेलो हेलो हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, सबको मेरा प्रणाम है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है? तो आज का सेशन समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए में क्या है? इंसुलिन, बी में क्या है? थायरॉक्सिन, और सी में क्या है? एस्ट्रोजन, डी में है साइटोकाइनिन। यहाँ क्या बोल रहा है? पादप हार्मोन, मतलब पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन का बात कर रहा है। याद देखो, इंसुलिन क्या होता है? मनुष्य का हार्मोन है, ठीक है? इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, अग्नाशय के बीटा सेल से, ठीक है? और ये थायरॉक्सिन भी मनुष्य का, एस्ट्रोजन भी मनुष्य का है। तो आपका पादप हार्मोन क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। कोशिका के विभाजन में काम करता है साइटोकाइनिन, ठीक है? ये इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह, कौन सा बीमारी? मधुमेह, एकदम छापते जा रहे चला, ठीक है? एस्ट्रोजन, ठीक है? और ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहीं भी कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट, ठीक है? 2000 के नोट में इसको लिख लो, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है? छपेगा इस बार एग्जाम में। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है किस प्रकृति का? ठीक है? तो हम लोगों के मुंह में जो होता है क्या बनता है? अम्ल बनता है, अम्ल, ठीक है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तब ना उदासीन होगा। तो ये जो टूथपेस्ट होता है ये प्रायः क्या होता है? क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? लेंस की आवर्धन का मान, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये दोनों क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो कोई मात्रक बचेगा नहीं, इसलिए क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। आवर्धन कैसी राशि है? मात्रक विहीन राशि है। जबकि लेंस की क्षमता का मात्रक बात करेगा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायऑप्टर होता है। क्या होता है? डायऑप्टर होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन इसी से बन सकता है। लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता। किसका उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, ठीक है? तो इस सब बात को नोट करते जाइएगा यदि नहीं जानते हैं तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्लोरीन, क्या बोल रहा है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl, और परमाणु संख्या 17। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 2 8 7। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 7 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है? कितना आया? 7 आया। यदि इसकी संयोजकता पूछ देता तो संयोजकता कितना हो जाता? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता? 1 हो जाता। इस बात को भी ध्यान देना है, ठीक है? क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तुम ध्यान से देखते जाओ, ठीक है? और नहीं जानता तो नोट भी करते जाओ। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन। कौन होता है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन क्या है? यानी मीथेन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? कार्बन और हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है? मीथेन हो गया, ठीक है? ऑप्शन में डी, ऑप्शन में ब्यूटेन। इस ब्यूटेन को भी ध्यान रखना है। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन से हम लोग को 2 क्वेश्चन की जानकारी मिल गया, ठीक है? नोट करते जाइएगा साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो आप लोगों को पता होगा ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर I R होता है। क्या होता है? V बराबर I R, ठीक है?
V बराबर IR, यहाँ तो दिया हुआ V बराबर IR, डायरेक्ट ओम के नियम का गणितीय रूप दिया हुआ है। ठीक है, हाँ अगला यदि आपको आ जाए कि ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, तो ओम के नियम में तो आपका मान क्या होता है, अचर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, बोर-बरी का नियम। ठीक है, ये क्या होता है, परमाणु का नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है इसी को क्या बोलते हैं, कक्षा। तो किसी कक्षा में, किसी सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बोर-बरी के नियम के अनुसार इसका सूत्र होता है 2n², जहां n क्या है, कक्षा की संख्या। तो 2n² कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, 2n² इस क्या होगा, इन 2n² ही बताया गया किसी कक्षा में। ठीक है, कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अच्छा, नीला दिखाई देने का क्या कारण है, ये भी पूछ सकता है ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला दिखाई नहीं देता, ये गलत बात है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, ये लसिका ही गलत कर देते हैं, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, हाँ ये नीला क्या हो सकता है, तो यानी कि धरती पर से जो व्यक्ति खड़े होकर आकाश को देखेगा उसको आकाश का रंग नीला दिखाई देगा, जबकि अंतरिक्ष में जाकर कोई व्यक्ति ऊपर आकाश की ओर देखता है उसे काला दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है, धूलकण नहीं होता, जिसके कारण वहां परिकिरण संभव नहीं है। अब परिकिरण नहीं होगा तो वहां क्या होगा, यानी कि काला ही दिखाई देगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला, लेकिन धरती पर से खड़े होकर अंतरिक्ष को देखेंगे तब कैसा दिखाई देगा, नीला। ठीक है, तो ये परिकिरण के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला, या हम लोग यहाँ से जो नीचे से देखते हैं नीला दिखाई देता है, किसके कारण, परिकिरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, कि रुधिर बोले तो ब्लड, रुधिर बोले तो क्या, ब्लड खून, लहू। ठीक है, ब्लड का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में, यानी थक्का बनाने में मदद करता है, ये करता है आपका प्लेटलेटस। ठीक है, प्लेटलेटस यानी यही रक्त को रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के मदद करता है। इस बात को भी याद रखना। ब्लड का टोटल यदि हम बात करें तो ब्लड कितने ग्रुप का होता है, 4, A B होता है, फिर AB होता है, उसके बाद क्या होता है, O होता है। कौन होता है, O। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, इससे 2 बात और याद रखना है। सर्वदाता रक्त समूह पूछ दे, सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह O होता है, जबकि सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB। इस बात को भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप लो रसगुल्ला, 2000 के नोट में इसको छाप लो। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र हम तीनों को बताने का, यानी याद करने का आपको जुगाड़ बता देते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है CnH2n, ये सब में होता है CnH2n, CnH2n। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये सटा के, उसके बाद हटा के, फिर घटा के, सटा के, हटा के, घटा के, इसको याद कर लीजिएगा। ये सटा के, 2 सटा दिए, फिर 2 हटा दिए, फिर 2 को घटा दिए, ये हुआ एल्केन। ये क्या हुआ, एल्केन, अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ठीक है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए में है। ठीक है, हम तीनों का बता दिए, 3 में से एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा आपके एग्जाम में, इस बात को आप लिख लीजिए। ठीक है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा यदि नहीं जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया, 11। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण का अनुकूल है। पर्यावरण अनुकूल नहीं है, मतलब पर्यावरण के इकोसिस्टम के
अनुकूल नहीं है, उसके हिसाब से नहीं चलता है। तो पैदल चलना ये क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि पैदल चलेंगे तो प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा उससे, ठीक है। जबकि साइकिल से भी चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि साइकिल चलाने के लिए हम लोग अपने चलाते हैं, उसमें कोई फ्यूल नहीं जलता है, ठीक है, इसीलिए उससे कोई नुकसान नहीं होगा पर्यावरण को। मोटरसाइकिल से चलना, ठीक है, मोटरसाइकिल से चलेंगे तो हाँ, इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, अर्थात यही क्या है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, पर्यावरण के क्या है, प्रतिकूल है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध, देखो यहाँ ऑक्सीजन O2, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 2, 8 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका ये इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, इसमें कितने डबल बॉन्ड बना, इसका हो गया ना अष्टक पूरा 2 2 4 6 8, इसका 2 2 4 6 8, यानी कि डबल बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, ये बनता है आपका द्विआबंध बनता है, क्या बनता है, द्विआबंध। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जबकि नाइट्रोजन में पूछता, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो आबंध होता है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये यहाँ से पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन अपने से बनाए, अपना भोजन स्वयं बनाए, वैसे जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है। स्वपोषी के लिए आवश्यक क्या है, पर्णहरित, पर्णहरित, ठीक है, बी में सूर्य का प्रकाश और सी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अर्थात ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है, बाद में नहीं बोलना। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, अधिकांश अपवर्तन जो होता है आपका कहां से होता है, कार्निया से होता है, कहां से होता है, कार्निया से। तो बात आई है नेत्र से, नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेत्र एक स्वस्थ मानव का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, अधिकतम आपका कितना होगा, कमेंट करो जल्दी जल्दी, अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। और नेत्र का दान दिया जाने वाला भाग क्या होता है, कार्निया, नेत्र का दान दिया जाने वाला भाग कहां क्या होता है, कार्निया। किसी वस्तु का नेत्र के जिस हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं, और ये रेटिना पर तो जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। इस बात को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, गौर कीजिएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब ओजोन परत हमें किस किरणों से बचाती है, तो ये बचाती है हमें अल्ट्रावायलेट रे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पराबैंगनी किरणें। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ का मतलब जिससे प्रदूषण नहीं फैले, ठीक है। तो कोयला क्या है, कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, लकड़ी भी जलाएंगे प्रदूषण होगा, प्राकृतिक गैस जलाएंगे इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा, जो कि क्या है, यानी ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी उसे कहा जाता है जिसमें नर और मादा दोनों साथ साथ हो, जैसे केचुआ,
हाँ केचुआ ऑप्शन में, हाँ पहला ऑप्शन ही केचुआ है। ठीक है, केचुआ, केचुआ क्या है, उभयलिंगी है। एक केचुआ में 7 को दिल होता है, एक टूट भी जाता है प्यार में तो तकलीफ नहीं होता इसको जीने में। एक साइड केचुआ, एक साइड केचुआइन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि कौन सा अधातु, अधातु नॉन मेटल बोला है, अधातु एकदम ध्यान रखना नहीं तो बोरा में जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन में धातु और धातु दोनों ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल मतलब द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पूछा है धातु, लेकिन ऑप्शन में पहले क्या दे दिया, मरकरी दे दिया है, जानबूझ के दिया है कि तुम पास बोरा में तुरंत जम जाएगा। ठीक है, क्या कि पहला ऑप्शन में क्या है, मरकरी, जो कि क्या है, मरकरी धातु है दोस्त, मरकरी क्या है, धातु है मेरा सोना। ठीक है, अब ब्रोमीन क्या है, वो धातु है, ब्रोमीन क्या है, वो धातु है। आपको यहाँ पूछा क्या है, वो धातु, तो वो धातु ये सही है। ठीक है, जब धातु पूछता तब मरकरी सही होता, तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन हो जाएगा, संकेत Br होता है, जबकि पारा का संकेत Hg होता है। ठीक है, इस बात का एकदम ध्यान रखना। ठीक है, बोलना नहीं दोस्त। ठीक है, स्टूडेंट कितने बार इस क्वेश्चन को गलत करके आ गया एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है रे, जल्दी जल्दी बोलो। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3 into 10H2O 10H2O। देखो इसको याद रखने का ट्रिक है, धोबिया क्या करता है, कपड़ा धोता है, कई घंटा तक धोएगा, 10 घंटा तक नहीं। ठीक है, क्या करना, अरे कपड़ा कितना 10 घंटा तक कपड़े धो रहा है, ये 10 जिसमें आ जाए, इधर कहीं 10 में नहीं आएगा। ठीक है, 10 घंटा तक कपड़ा नहीं धोना है, 10 घंटा तक कपड़ा नहीं धोना है, मतलब इसमें 10 आ रहा है, इसी से पता चलेगा 10 घंटा कपड़ा नहीं धोना है। तो धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 into 10H2O। 10 से याद रखना है कि 10 घंटा तक नहीं धोना है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, Na2CO3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इसका और ऑप्शन यदि डिस्कस करना चाहे तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, सबसे कम मतलब बहुत जो आसानी से गल जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम, सोडियम के नीचे गैलियम क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, ऐसे सबसे कम गलनांक जो होता है ना, ओहो सबसे कम गलनांक, सबसे कम गलनांक पूछ रहा है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम, सबसे कम का मतलब यानी कि जो आसानी से, यानी कि सबसे कम गलनांक जो होता है ना, इस क्वेश्चन के ऑप्शन से के हिसाब से ये सोडियम होना चाहिए, लेकिन ऐसे यदि पूछा जाए तो पारा का गलनांक सबसे कम होता है, वो बहुत जल्द गल जाता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन में पारा नहीं है, तो क्या आंसर होगा, सोडियम होगा। ठीक है, और यदि बात करें हम इसमें क्या क्या है, इसमें एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम स्वयं खुद के जंग से यानी कि मजबूत होने वाला एकमात्र धातु है एल्युमिनियम। ठीक है, ये सोडियम, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, इसी सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये कॉपर है यानी तांबा है, जो कि विद्युत का 2 नंबर पे सबसे अच्छा चालक होता है। ये लोहा है, लोहा का उपयोग हर जगह होता है। लोहा में यदि हम कार्बन मिला दे 99% लोहा, 1% भी कार्बन मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, खाक मजा है जीने में जब आग लगी हो सीने में। क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। जैसे देखो C+O2 CO2, ये यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, सॉरी अपचयन कहलाता है या उपचयन। आप लोग इसको कमेंट करके बताओ, हम पढ़ाए हैं। ठीक है, कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा, उपचयन होगा कि अपचयन होगा। ठीक है, हम कमेंट देखेंगे कौन कौन सही इसका जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, 22। हमारा शरीर किस pH प्रांत के बीच कार्य करता है। तो हमारा जो शरीर है बॉडी, ठीक है, 7 से 7.8
पीएच परास के बीच कार्य करता है। इससे कम होगा तो भी दिक्कत, इससे ज्यादा होगा पीएच तो भी दिक्कत होगा। पीएच का मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। पीएच स्केल का खोज का यदि बात करेगा तो किसने किया था? सोरेनसन ने। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। जबकि विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, और एक फैराड में 96,500 कूलम होता है। एक फैराड में कितना होता है? 96,500 कूलम। इस बात को बोलना नहीं है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। यदि सीजीएस मात्रक बोल दे, सीजीएस मात्रक बोल दे तो क्या लिखना है? स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है, ठीक है। जबकि यानी क्या होता है? विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, और एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम, ठीक है। और इधर बात कर लेते हैं ओम किसका मात्रक होता है? तो ओम होता है आपका किसका मात्रक? ओम होता है आपका प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। यदि पूछ दे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है रे? ओम होता है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है? वोल्ट। यानी विभव बोलो या विभवांतर, विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलो, ये होता है वोल्ट। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है सर विद्युत धारा का होता है। एकदम क्लियर करते जाओ, ठीक है। अब मेरा यही मकसद है कि हर एक बच्चा, ठीक है, 50-40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आए, ठीक है। इसीलिए लगे हुए आप मेरे साथ लगे रहो, ठीक है। यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। आंखों में नींद है मगर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। एकदम माँ बाप का नाम रोशन करना है तो मन लगा के पर झोंक दे अपने आप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है? देखो, यानी कि रक्तदाब बीपी, ठीक है, इस ये होता है सिस्टोलिक बाय डिस्टोलिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। ये सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg, mmHg, ठीक है। तो अब हिंदी इंग्लिश इसका होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। अब हिंदी में हमको ये समझ में ना आ रहा है कि सिस्टोलिक का हिंदी क्या होता है, ठीक है। तो यदि सिस्टोलिक पूछे तो 120 मारना, डायस्टोलिक पूछे तो 80 मारना। और यदि एक सामान्य व्यक्ति का बोल दे कि सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, ये 120/80 mmHg होता है। लेकिन ये सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब नहीं पूछा है, ठीक है। यानी कि रक्तदाब में क्या पूछा है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ये हिंदी में हमको कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए गलत आंसर होने का डर है। इसलिए इस सिस्टोलिक यदि पूछा है तो 120 होगा, और यदि डायस्टोलिक पूछा है तो ये कितना होगा? 80। और सिर्फ पूछता कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होगा तो वो होगा 120/80 होगा, एक वयस्क मनुष्य का। हाँ, और एक बात, ठीक है, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर। ये भी पूछा जा चुका है, स्फेग्नोमैनोमीटर, इसको भी ध्यान है, स्फेग्नोमैनोमीटर। तो रक्तदाब जो मापा जाता है, रक्तदाब किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर से एक वयस्क मनुष्य का, ठीक है, 120/80 क्या होता है? रक्तदाब होता है। और सिस्टोलिक ऊपर वाले को सिस्टोलिक, नीचे वाले को डायस्टोलिक। जैसे एसडी कार्ड होता है, एसडी कार्ड में एस पहले होता है, डी बाद में होता है, उसी से याद कर लेना। एस से सिस्टोलिक, सिस्टोलिक का वैल्यू 120 और डायस्टोलिक का वैल्यू 80 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बकवास नहीं करना, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ काम वाला बात करना है। निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु का गुण पाया जाता है। यानी धातु की ना होता है उपचालक, सॉरी क्या है? उपधातु, जिसकी चालकता धातु से कम तथा अधातु से अधिक हो, ठीक है। ना ही वह लड़का है ना ही वह लड़की, अर्थात वह हिजड़ा है, बीच में, ठीक है। तो ये होता है सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग, ये उपधातु है, यानी कि इसका उपयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग क्या किया जाता है? अर्धचालक, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि रोधी हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? वृद्धि रोधी हार्मोन है, ठीक है। ये वृद्धि रोधी है, वृद्धि नहीं होने देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वृद्धि रोधी हार्मोन कौन होगा? जिब्रेलिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर
अंग्रेजी के सर पीके सर खड़े हैं, उनका भी अभी क्लास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देख चला, फोकस दूरी किस दर्पण का धनात्मक होता है, तो ये हो गया क्या, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये होगा इसका मुख्य फोकस, इसका उसका ध्रुव। ये आपतित किरण हुआ और टकरा कर इधर मुख्य फोकस पर लौटी, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे तो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जबकि उत्तल दर्पण का बात करें, उत्तल दर्पण का, ये अवतल था आपका, ये क्या था, अवतल था। ठीक है, अवतल, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इसका प्रवर्तक सूत्र इधर है, इधर से आगे प्रकाश की किरणें टकरा कर क्या होगा, वापस इधर भागेगी, और यदि इसको मिलाएंगे तो ये आके यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपतित किरण इधर से आई और इसी की दिशा में माप रहे हैं, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इस बात को नोट कर लेना। तो किसका फोकस दूरी धनात्मक हुआ, अवतल का कि उत्तल का, तो उत्तल का सर फोकस दूरी क्या हुआ, धनात्मक हुआ, जबकि अवतल का क्या हुआ, ऋणात्मक। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसका होगा, ऑब्वियसली होगा उत्तल दर्पण का, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए। अवतल का पूछेगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब ये हो सकता है, लेकिन इसका फोकस दूरी कंफर्म क्या है, यानी कि ऋणात्मक है, और उत्तल का क्या है, धनात्मक है। ठीक है, अब यही बात कर ले समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण की क्षमता शून्य होता है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। इसका फोकस दूरी अनंत होता है, किसका, समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। इस बात को भी नोट कर लेना है। ठीक है, और समतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, 1 होता है। समतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 होता है, ये भी लिख लेना। ठीक है, नहीं जानता है तो। देख रहे चला, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, एकदम खूब अच्छा से लिखा है क्लास में। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। हाँ सर जी, एकदम करता है। उसके तापमान पर, हाँ एकदम करता है। ठीक है, इसकी मोटाई पर एकदम करता है, इसके विद्युत धारा पर नहीं, विद्युत धारा पर नहीं करता। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा मेहनत करते हैं आप ही लोगों के लिए। चैनल पर पहली बार यदि आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लाइक करने में मेहनत नहीं लगता है, सिर्फ एक बार बटन चबा दीजिए, उससे हमें भी मोटिवेट यानी कि होने का मौका मिलता है। ठीक है, जिससे आप लोगों के लिए मोटिवेट होकर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, वो होती है आपका निर्वात में। किस में होता है, निर्वात। लेकिन निर्वात नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, हवा होगा। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो रियल जो आंसर होगा क्या होगा, निर्वात होगा। लेकिन निर्वात नहीं है तो निर्वात के बाद हवा ही है जो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल उसमें होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो देख, प्रकीर्णन, इसको पूरा क्लियर करो। ये है क्या, प्रकीर्णन कैसे होगा, ये वर्ण विक्षेपण को पहले समझो। ये नैरो व्हाइट लाइट है, प्रिज्म से गुजरा, 7 रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। सबसे नीचे जो होता है बैगनी होता है, सबसे ऊपर में रेड कलर होता है। ठीक है, तो यानी ऊपर से जब नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान घटता है, अर्थात ऊपर में जो है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ऊपर वाले का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, जबकि नीचे वाले का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो इसके अनुसार क्या हुआ, यहाँ इसका प्रकीर्णन क्या है, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका झुकाव कम है, अर्थात इसका बिखराव कम होगा, इसका प्रकीर्णन कम होगा। लाल रंग का प्रकीर्णन कम, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो किसका हो जाएगा, बैगनी का। यदि कम पूछता तब क्या होता है, लाल होता है। लेकिन यहाँ अधिक पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा, बैगनी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी केयरफुल। ठीक है, एकदम ध्यान से, घबराना ना है, एकदम जरा भी घबराना नहीं है। एग्जाम तक मेरे साथ रहिए, गारंटी लेते हैं नहीं, गारंटा लेते हैं, 50 में 50 सही करवा देंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर। ठीक है, तो दोस्त देखो, संगमरमर को ही खरिया बोलते हैं, संगमरमर को ही क्या बोलते हैं? खरिया बोलते हैं, चौक बोलते हैं, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अरे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। एकदम छाप लो, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। ठीक है, संगमरमर को ही क्या बोलते हैं? खरिया बोलते हैं, इसी को चौक बोलते हैं, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका संगमरमर का सूत्र। ठीक है, यदि बात करिए क्या है कैल्शियम, हाँ इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं बुझा चुना। इसका ये क्या है? बुझा हुआ चुना। क्या है? बुझा चुना। ये पूछता है बुझा चुना का सूत्र। ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसको बोलते हैं कली चुना, जो कि ऑप्शन नंबर में इसके क्या है? कली चुना है। इस बात को भी याद रखना, ये कली चुना है। ठीक है, ये C6H12O6, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ठीक है, ये है आपका ग्लूकोज। ये किसका है? ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। ऐसे भी पूछ सकता है ग्लूकोज में ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का 6 गो, हाइड्रोजन का 12 गो, कार्बन का 6 गो, ऐसे भी पूछता है। ठीक है, फॉर्मूला तो डायरेक्ट पूछता ही है। एक एक तोड़ के पूछना रहेगा, कार्बन ग्लूकोज में कार्बन का 6 गो, हाइड्रोजन का 12 गो, ऑक्सीजन का 6 गो है। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन, बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की कह रहा है रे? चला बता, अश्वशक्ति, घोड़े की शक्ति। तो एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वोल्ट। नहीं, गलत बात, वोल्ट नहीं। ठीक है, 746 वाट होता है। क्या होता है? वाट। वो जानबूझकर ऑप्शन क्या करने के लिए दिया? बोरा में जाने के लिए, कि पहले एकदम देखेगा आ, न देखे ताओ, तुरंत मार दो। तो जैसे मारेगा वैसे ही जाएगा बोरा में। यहाँ ऑप्शन सही है, 746 वाट। एक HP बराबर कितना होता है? HP, इसी को हॉर्स पावर HP कहा जाता है। हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। एकदम ध्यान से, बी केयरफुल, हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, और बोलना नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर, यही होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट हो गया वाट घंटा। ठीक है, वाट हो गया 1 घंटा में 6×36, 3×5, इतना ही जो होगा। ठीक है, इतना ही जो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियाशील, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या बोल रहा है? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, अंत में क्या है? ऑन, ऑन, कीटोन, क्या है? कीटोन, ऑन, कीटोन। प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियाशील समूह का नाम क्या है? कीटोन। इसके अंत में क्या है? ऑन, कीटोन। ठीक है, अल्कोहल, H लगता है, अल्कोहल, हल, हल, OH है, अल्कोहल। ठीक है, एमीन, NH2, एमीन। यहां से भी एक क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक, C-OH, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से यानी कि क्रियाशील मूलक से रहता ही है, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर है? अरे डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10 टू द पावर -6। ठीक है, एम्पियर के बराबर होता है। ये होता है किलो हेक्टा जीगा टेरा पेटा एक्सा। ठीक है, तो हमको उधर नहीं, एक माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 एम्पियर विद्युत धारा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कि लेंस में कितने फोकस अक्ष होते हैं? फोकस अक्ष होते हैं तो यार लेंस, ये हो गया लेंस। ये लेंस का क्या है? प्रकाशीय केंद्र। एक फोकस इधर, एक फोकस इधर होता है। अर्थात लेंस में टोटल कितने फोकस? 2 गो होता है। लेंस में कितने फोकस? 2 फोकस होता है, भूलना मत। ठीक है, लेंस में कितने फोकस? 2 फोकस होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 37। हम लोग जल्दी विराम की ओर जा रहे हैं। ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं?
नेफ्रॉन कहते हैं। यानी बहुत सारा नेफ्रॉन से मिलकर क्या होता है, वृक्क बोले तो किडनी गुर्दा बना होता है। तो वृक्क का क्रियात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन, क्योंकि यही नेफ्रॉन से मिलकर क्या बना होता है, वृक्क यानी किडनी बनाता है। और इस किडनी का जो वजन होता है कितना होता है, किडनी का आकार सेम के बीज जैसा होता है, सेम के बीज जैसा, और किडनी का वजन 140 ग्राम का होता है। और हमारे शरीर में कितने किडनी, 2 किडनी होता है। एक फेल भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चन को। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत, कितने दंत, दंत मतलब दांत होते हैं। ठीक है, ये 32 दंत होते हैं। कितने दांत होता है, टीथ 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 टीथ। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत, 32 दांत होते हैं। हाँ बोलेगा पूरे जीवन काल में कितना, 52। दूध के दांत पूछेगा तब 20 ठो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। दांत टोटल कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, ये दांत के प्रकार है। ठीक है, यहां से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसलिए क्वेश्चन यहां से सेट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जीय अंग, उत्सर्जीय अंग उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में यानी उपस्थित बेकार फालतू चीजों को बाहर करता है, वो उत्सर्जीय अंग कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये अपेंडिक्स भी, अपेंडिक्स तो क्या हो गया, ये तो हो गया आपका बेकार पदार्थ नहीं निकलता। ये वृक्क क्या है, वृक्क भी आपका क्या है, उत्सर्जीय अंग। किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, फिल्टर करता है। ठीक है, तो वृक्क क्या हो गया, उत्सर्जीय अंग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो, कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो आपका क्या है, लीवर है। क्या है, लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर। लीवर मतलब क्या, यकृत रे चला, क्या बोल रहा है, यकृत। लीवर मतलब यकृत। ठीक है, और जबकि पूछ देता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। की बोलते रहे, मास्टर की बता रहा है। ठीक है, ठीक बता रहे हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, दिमाग में पाया जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ऐसे पिनियल सबसे छोटी होती है, लेकिन ऑप्शन में यानी कि एग्जाम में सही कराता है क्या, पिट्यूटरी कराता है, सब कराता है, इसलिए हम भी कराएं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बताना है आप लोगों को, क्या बताना है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक 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 Zn, जिसका संख्या क्या होता है, Zn परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, जबकि लोहे पर एल्युमिनियम की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोडीकरण। जस्ता की परत चढ़ाएंगे तो जस्तीकरण, एल्युमिनियम का परत चढ़ाएंगे तो एनोडीकरण कहेंगे। इस बात को एकदम कान में खोज के या फिर कहीं लिख लीजिए, कॉपी में काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक पूछ दिया तो अवतल नहीं अवतल होता है। क्या होता है दोस्त, अवतल होता है। अवतल मारे ना, ऐसे देखो, एक होता है बॉक्स टाइप, एक होता है बॉक्स टाइप। तो बॉक्स टाइप में जो ये परावर्तक सतह होता है ये समतल लगा रहता है, और एक जो होता है ये ऐसा होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर अवतलाकार अवतल ये दर्पण लगा रहता है। ये इसके मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें होती है। ठीक है, और परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस पर आकर क्या होती है, कटती है, और यहीं पर क्या होता है, भोजन आदि सामग्री रखा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाता है, भोजन बन जाता है। तो सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि आपको डाउट भी जाता है कमेंट में मेंशन कीजिए, हम रिप्लाई देंगे आपको जरूर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग कौन है। तो देख, प्राथमिक रंग, इसको याद रखने का ट्रिक है BGR। BGR यही है आपका क्या, प्राथमिक रंग। ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू ग्रीन रेड। ब्लू मतलब क्या होता है, नीला, ग्रीन मतलब हरा, रेड मीन्स लाल, अर्थात सभी क्या है यहाँ पर प्राथमिक रंग ही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, प्राथमिक रंग। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाइट रंग, व्हाइट मतलब श्वेत कलर, कितने रंगों का मिश्रण है। तो श्वेत कलर 7 रंगों का क्या है, मिश्रण। यानी 7 रंग यदि मिल गया तो कैसा हो जाएगा, वह कलर व्हाइट होगा, यानी कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
कि पारे का अयस्क क्या है, पारे का अयस्क है तो पारा Hg संकेत क्या होता है, Hg परमाणु संख्या 80, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, सीने बार, क्या होता है, सीने बार, पारे का प्रमुख अयस्क सीने बार होता है। ठीक है, इधर भी देख लेना थोड़ा, बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट किसका है सर, लोहा का है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये भी क्या है, लोहा का ही है। तो इस बात को भी ध्यान देना है, सिर्फ पारे का ही नहीं, पारे के साथ साथ बॉक्साइट किसका है, एल्युमिनियम का है, हेमेटाइट किसका है, लोहा का है, मैग्नेटाइट किसका है, लोहा का है। इस बात को भी नोट कर लेना है, ठीक है, ताकि कहीं से भी यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको बना पाओ इजी वे में। ठीक है, हम यही चाह रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। सर ये होता है आपका क्या, पीएच स्केल होता है। ठीक है, यहाँ 7, ये 7 क्या है, उदासीन पॉइंट है। ठीक है, 7 से यदि कम होगा तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय, 7 से कम होगा अम्लीयता, 7 से अधिक होगा, ठीक है, ये क्या होगा, क्षारीयता, यानी क्षारीय होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा, कम होगा। जबकि क्षारीय पूछता 7 से अधिक, उदासीन पूछता तो कितना होता, 7 होता। बस समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, नोट करते जाना है। ठीक है, नोट करते जाओ, 2000 के नोट में प्यारे रसगुल्लों, इसे नोट करते जाओ, एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, माहौल बदलने वाला है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ सोडियम क्या है, धातु होता है, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति को होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति को होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समीकरण CaCO3 ये क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट रहा है, वियोजित होकर क्या हो रहा है, अलग अलग बना रहा है। यानी कि एक अभिकारक 2 उत्पादों में टूट रहा है, तो यानी कि अभिक्रिया, ये टूटना यहाँ क्या हो रहा है, 1 टूटकर 2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, वियोजन मतलब टूटना। ये कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, और आज का क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन है, आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ये बायोलॉजी का है, द्विखंडन किस में होता है। ठीक है, तो द्विखंडन आपका अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मिनिया में भी होता है। अर्थात जितनी भी एक कोशिकीय जीव है जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, सारे में क्या होता है, द्विखंडन होता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। ठीक है, आज का क्लास यही समाप्त होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरे साथ इतना देर तक टाइम स्पेंड किया, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। टाइम है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, काम के लायक, आपको यदि लगा कि काम के लायक वीडियो है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कुछ सही गलत बताए तो उसमें कमेंट करके मेंशन कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।